स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड में अभी तक हम रीड कर चुके थे कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन और उन्होंने हमारे पूरे इंडिया के अंदर अपना राज्य जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और अब तक हम लोग इसके अंदर बैटल ऑफ प्लासी हम रीड कर चुके हैं। अब उसके नेक्स्ट हम रीड करेंगे कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स। What did it mean to be Nawabs? It means, of course, that company acquired more power and authority, but it also meant something else. नवाब का मीनिंग है कि कंपनी जो है किसी ऐसे पर्सन को रिक्वायर करना और उसके पास बहुत सारी पावर और अथॉरिटी होना, लेकिन इसके अलावा भी इसके अलग से बहुत सारे मीनिंग्स थे। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब। कंपनी का हर सर्वेंट जो था वो नवाब की तरह ही वहाँ पर अपना लाइफ स्टाइल चाहता था। आफ्टर द बैटल ऑफ द पलासी के युद्ध के बाद एक्चुअल में जो नवाब्स थे बंगाल वर फोर्स टू गिव एंड वाज सम ऑफ द मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी ऑफिशियल्स। उन्होंने अपना जो मनी वगैरह थी वो सारी की सारी कंपनी ऑफिशियल्स को उन्होंने दे दी थी। बैटल ऑफ पलासी के बाद बहुत सारा लॉस हो गया था। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड टू बी फॉर्चुनेट इन इंडिया। और जो रॉबर्ट क्लाइव जो इंडिया के अंदर आए थे उन फॉर्चुनेट इन इंडिया, वो अब तक वो जो है इंडिया के अंदर बहुत सारा अपना मनी वगैरह बहुत ज़्यादा कमा चुके थे। ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड से वो आए थे मद्रास में 1743 के अंदर एट द एज ऑफ 18। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इन इंडिया। जब 1767 के अंदर वो इंडिया से गए थे। इंडियन फॉर्चुनेट वॉज वर्थ, तब उन्होंने उस टाइम तक उन्होंने करोड़ों तक उस टाइम में करोड़ों तक का मनी जो है वो अपना अर्न कर लिया था। व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, जब 1764 के अंदर वो बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे। ही वॉज आस्क्ड टू, उनको किस लिए अपॉइंट किया गया था कि बंगाल में वहाँ पर कंपनी के जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस थे वहाँ से जो करप्शन था उसको हटाने के लिए उनको अपॉइंट किया गया था। लेकिन 1772 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वेल्थ, उन्होंने खुद ने ये देखा कि जो उनको तो वहाँ पर अपॉइंट किया गया था वहाँ से करप्शन हटाने के लिए, लेकिन वो खुद ही इस करप्शन के अंदर इन्वॉल्व दिखाई दिए। और इस तरीके से जब वो पकड़े गए तो ही कमिट सुसाइड इन 1774। इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 के अंदर सुसाइड कमिट कर लिया था। However, not all company officials succeed in making money like क्लाइव की तरह सभी कंपनी के ऑफिशियल जो थे वो मनी माइंडेड नहीं थे। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया। कुछ लोग जो है इंडिया के अंदर जो डिजीज़ वगैरह वॉर्स हुई थी उनके कारण भी कुछ की डेथ हो चुकी थी। इट वुड नॉट बी द राइट रिगार्ड, ये भी सही नहीं था कि सभी को हम जितने भी लोग थे सबको हम करप्ट या डिसऑनेस्ट माने। मैनी ऑफ देम केम फॉर हम्बल बैकग्राउंड, कई लोग उसमें से हम्बल बैकग्राउंड से भी थे। और अपर मोस्ट डिज़ायर, उनका मेन डिज़ायर क्या था कि वो इंडिया के अंदर आएँ और अपना थोड़ा बहुत मनी वगैरह अर्न करें और वापस अपना ब्रिटेन में वापस अपने कंट्री में वापस चले जाएं और वहाँ जाकर एक कंफर्टेबल लाइफ अपनी जिए। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ, जो लोग वहाँ से वापस चले जाते थे कुछ ना कुछ अपना अच्छे से कमा करके और अपना अच्छे रिच हो जाते थे, दे वर कॉल्ड नैबॉब्स। उनको उस टाइम पर नैबॉब्स बोला जाता था, जो कि इंडियन वर्ड है एक नवाब। और इस तरीके से ब्रिटिशर्स उनको नैबॉब्स बोलते थे। कि जब वो वापस चले जाते थे तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स जब चले जाते थे तो कई लोग उनका उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा उनके कार्टून्स बनाते थे, उनका मजाक बनाते थे कि किस तरीके से ये जो है बहुत ज़्यादा कम मनी थी इसके पास और अब देखो कितना ज़्यादा अमीर हो गया। तो इस चीज़ को लेकर उनके बहुत ज़्यादा कार्टून्स बनाए जाते थे। दे मेड फन ऑफ इन प्ले एंड कार्टून्स। नेक्स्ट वन इज़ कंपनी रूल्स एक्सपेंस। Yes, if we analyze the process of the and exhibitions of the Indian state by the East India Company 1757 and 1857, certain key aspects emerge। उस टाइम तक 1757 से लेकर 1857 तक बहुत सारी चीज़ें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी थी। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड डायरेक्ट मिलिट्री अटैक। उस टाइम पीरियड तक कंपनी जो है वो खुद बहुत मुश्किल से जो है डायरेक्ट अटैक किया करती थी। इंस्टीट्यूट ऑफ द वेराइटी, वो क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा
पॉलिटिक्स खेला करते थे। हम इंडियंस के साथ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड यूज़ करके वो हमारे इंडियन के अंदर उन्होंने अपना किंगडम बना लिया था। और बहुत ही कम ही ऐसा होता था कि जब उनको वॉर करना पड़ता था। आफ्टर द बैटल ऑफ द बक्सर 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। They were the political or the commercial agent of their job and served the further in the interest of the company। उन्होंने अपने कुछ ऐसे आदमी अपॉइंट कर लिए थे जो कि कंपनी को, उस राजा के, उस वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशंस दिया करते थे। थ्रू द रेजिडेंस ऑफ द कंपनी ऑफिशियल बिगेन, इससे क्या करते थे कि कंपनी जो है अपना पूरा का पूरा इंटरफेयर जो है उसमें राजा के कामों में इंडियन स्टेट्स के अंदर दिया करते थे। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज बी एबल सक्सेसर टू द थ्रोन। वो ये चाहते थे कि जो भी सक्सेसर हो, उनका थ्रोन हो, उसको राज्य मिले, वो उन्हीं की चॉइस का हो। समटाइम्स द कंपनी फोर्स टू स्टेट्स द इनटू अ सब्सिडरी अलायंसेज। Subsidiary alliances means according to the terms of these alliances, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force। मीन्स कि जो इंडियन हमारे इंडियन स्टेट जो राजा थे वो अपनी खुद की कोई फोर्स, आर्मी वगैरह नहीं रख सकते थे। दे वर बिट प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उनको जो कंपनी, जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, वो उनको प्रोटेक्शंस देगी। वो खुद हमारे जो रूलर्स वगैरह थे वो अपने खुद की जो है एक फोर्स तक नहीं रख सकते थे। इतना उन्होंने हमारे यहाँ पर अपना इंडिपेंडेंट में हमारी इंटरफेयर किया था। They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection। मीन्स कि कंपनी को कंपनी ही प्रोटेक्शन देगी और जो भी सब्सिडरी एफर्ट, उसके लिए जो भी मनी वगैरह होगा वो जो है इंडियन रूलर्स उनको उसके बदले में पे करेंगे। इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर जो है उसको पे करने में फेल रहते हैं, देन द पार्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज अ पेनल्टी। तो उनकी लैंड का कुछ हिस्सा जो है एज अ पेनल्टी उनसे ले लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेल्सली वॉज गवर्नर, जब रिचर्ड वेल्सली गवर्नर थे 1798 से लेकर 1805 तक, द नवाब ऑफ द अवध के जो नवाब थे वो जो है टेरिटरी कुछ पेनल्टी उनके ऊपर लगी थी, जिसके लिए उनकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा जो 1801 के अंदर उनसे ले लिया गया था एज ए सब्सिडरी अलायंसेज। नेक्स्ट वन इज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो थे वो टाइगर ऑफ मैसूर उनको बोला जाता है। द कंपनी रिसोर्टेड द डायरेक्ट मिलिट्री confrontations when it saw the threat to its political and economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of the Mysore. Mysore had grown in strength under the leadership of the powerful ruler like हैदर अली। हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के फादर थे और उनके अंडर में उन्होंने मैसूर के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ थी, बहुत अच्छी लीडरशिप थी उनकी। वो रूल उन्होंने किया था 1761 से लेकर 1782 तक। एंड हिज फेमस सन, और उनके फेमस सन जो थे टीपू सुल्तान, उन्होंने रूल किया था 1782 से 1799 तक। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड। अब मैसूर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड के बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। मालाबार कोस्ट थी वेयर द कंपनी परचेज पेपर, जहाँ से कंपनी जो है वो पेपर और कार्डिमोन वगैरह परचेज करती थी। 1785 के अंदर टीपू सुल्तान ने ये एक्सपोर्ट करने के लिए स्टॉप कर दिया था संदलवुड, पेपर और कार्डामोन थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम। अपनी किंगडम के अंदर उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम द ट्रेडिंग विद द कंपनी, और जितने भी मर्चेंट्स वगैरह थे कंपनी के, उन सबको मना कर दिया था कि ये उनको एक्सपोर्ट परचेज नहीं कर देंगे, सेल नहीं करेंगे। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द क्लोज लीडरशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया, और तब तक जो टीपू सुल्तान थे उनकी फ्रेंचेस जो थे उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद द हेल्प, और उन्होंने टीपू सुल्तान ने उनकी फ्रेंच की हेल्प से अपनी जो भी उनकी आर्मी जितनी भी फोर्स थी उन सबको बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर लिया था। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस इस टाइम, क्योंकि उनकी फ्रेंच के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो चुकी थी और बहुत मॉडर्न हो चुके थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी वो वहाँ बिजनेस नहीं करने दे रहे थे, ट्रेडिंग नहीं करने दे रहे थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड द डेंजरस। उनको लगा कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और बहुत इनसे वो डेंजरस लगने लगे थे। रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल एंड द क्रश्ड
फॉर उनके साथ उन्होंने 4 वॉर्स जो है वो फॉट की थी मैसूर के अंदर। फर्स्ट की थी 1767 से 69 तक, सेकेंड वॉर हुआ था 1780 से 84 तक, थर्ड वॉर हुआ था 1790 से 92 तक एंड 1799, और जो लास्ट की बैटल था बैटल ऑफ द श्रीरंगनापट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन द विक्ट्री। और लास्ट वॉर के अंदर जो श्रीरंगनापट्टनम के अंदर हुआ था वहाँ पर ये अल्टीमेटली विनर हो चुके थे और टीपू सुल्तान वॉज किल्ड। और उस लास्ट वॉर के अंदर टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। हिज कैपिटल श्रीरंगनापट्टनम के अंदर मैसूर वॉज द प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वॉगियर्स एंड सब्सिडरी अलायंसेज वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। नीचे पिक्चर्स जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें टीपू सुल्तान ने पिक्चर्स बनाई थी एक टाइगर की जो कि ब्रिटिशर्स को उनकी फौज को खा रहा था। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर भी अपने सारे सब्सिडरी अलाउंसेस वगैरह बहुत ज़्यादा फोर्सफुली लगा दिए गए थे। नाउ द वॉर विद द मराठाज फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी के अंदर जो कंपनी थी सॉट द कर्ब एंड द इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। अब तक वो मराठाज की जो पावर थी बहुत ज़्यादा उनको डिस्ट्रॉय कर चुके थे टीपू सुल्तान की डेथ के बाद। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत इन 1761 के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ था। द मराठा ड्रीम ऑफ द रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वर द शैटर्ड। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स। अब तक जो वो थे मराठास वगैरह ये सब बहुत अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो चुके थे अंडर द चीफ्स, और वहाँ पर सभी के अलग अलग चीफ्स जिनको सरदार्स बोला जाता था बना दिए गए थे बिलोंग टू द डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, गायकवाड़ एंड भोंसले। और जो चीफ होते थे ये बहुत ही ज़्यादा मिलकर के अपना काम करते थे जो कि पेशवास के अंडर होते थे सब वर्क करने के लिए बिकेम इट्स इफ़ेक्टिव, और उनके अलग से बहुत इफ़ेक्टिव मिलिट्री बनाई गई थी और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे ये पुणे के। नाउ महादजी सिंधिया जो थे एंड नाना फांडेस वर 2 फेमस मराठा सोल्जर्स थे ये दोनों as statesmen of the late 18th century. The Marathas were subdued in a series of war. मराठास की जो वॉर थी ये सीरीज अभी चल रही थी। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड, फर्स्ट वॉर जो 1782 के अंदर एंड हुआ था विद द ट्रीटी ऑफ द सालाभाई। देयर वॉज नो क्लियर विक्ट्री। वहाँ पर जो फर्स्ट वॉर हुआ था वहाँ पर उस टाइम पर क्लियर विक्ट्री किसकी है ये पता ही नहीं चला था। और जो सेकेंड एंग्लो मराठास वॉर हुआ था 1803 से लेके 1805 तक वॉज फॉट इन डिफरेंट फ्रंट, डिफरेंट जगह पर हुआ था, रिजल्टिंग कि ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था एंड द टेरिटरीज जो थी यमुना रिवर के नियर अबाउट आगरा और दिल्ली तक वहाँ उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जो है वहाँ पर कर लिया था। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ द 1817 से 1819 तक जो क्रश्ड मराठा की पावर को पूरी तरीके से वो क्रश कर चुके थे। कंपनी हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। नेक्स्ट इज द क्लेम ऑफ द पैरामाउंटेनशिप। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century द कंपनी परसुएड ऑन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ द टेरिटरी एक्सपेंशन। कंपनी जो है अपना पूरा एग्रेसिव बिहेवियर के साथ अपना आपको एक्सपेंड कर रही थी अंडर द लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 तक। उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई थी, पैरामाउंटेसी वॉज इनिशिएटेड। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट एंड सुप्रीम। उनकी कि जो भी कंपनी होगी कंपनी की ही सारी सुप्रीम होगी, कंपनी ही सारे डिसीजन लेगी। हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर दैन द इंडियन स्टेट्स। अब कंपनी की जितनी भी पावर्स थी वो सारी की सारी इंडियन स्टेट्स की पावर से उनको ज़्यादा दे दी गई। इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट, इसके अगेंस्ट में जब किसी ने प्रोटेस्ट किया इट इटसेल्फ वाज जस्टिफाइज एंड एग्जास्ट द थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। कि भाई ये तो नहीं था कि जो इंडियन किंगडम थे वो कहते थे कि ये सब अपना ज़्यादा जो वहाँ पे लोग हैं उनको दबा के रखते हैं, तो जो ब्रिटिशर्स थे ये कौन सा हमारे ऊपर, हम इंडियंस के ऊपर अपने कम अपना रूलिंग कर रहे थे। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। और ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ भी उसी तरीके से काम कर रही थी। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज। लेकिन
कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ द कित्तौर, जब ब्रिटिशर्स ने एक स्मॉल स्टेट थी जो कित्तौर थी कर्नाटका के अंदर आज है, वहाँ की जो लेडी थी रानी चन्यप्पा टुकटुआम, रानी चन्यप्पा ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया था कि भाई हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। एट लेट ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट शी वॉज अरेस्टेड, उनको 1824 के अंदर अरेस्ट कर लिया गया और प्रिजनर बना दिया गया था उनको, और उनकी 1829 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। बट रायना जो थे एक पुअर चौकीदार थे एट संगोलिन कित्तौर के अंदर, अब उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट उन्होंने अभी भी अपना वॉर रखा था विद द पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रॉय मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स, और इसके कारण उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिशर्स के जो कैंप्स थे रिकॉर्ड्स उन सबको डिस्ट्रॉय किया था। ही वॉज कॉट, उनको रंगे हाथों पकड़ा गया था और उनको 1830 के अंदर हैंग कर दिया गया था। और इसके बारे में जो हम लेटर इन बुक में बाद में रीड करेंगे। लेट 1830 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रशिया को लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड होने लगी थी। इट इमेजिन दैट द रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ड्रिवन बाय हिज फियर, उनके फियर के साथ जो ब्रिटिशर्स थे ना वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल, अब वो अपना नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी अपना कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं रशिया जो है वहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं कर ले। दे फॉट और प्रोलॉन्ग्ड वार, उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर एक वॉर किया था 1838 से 1842 तक। एस्टेब्लिश्ड इन इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, जो सिंध वॉज द टेकन ओवर 1843, और वहाँ पर फिर सिंधिया ने 1843 के अंदर रूलर ले लिया था। नेक्स्ट इन लाइन वॉज द पंजाब, अब नेक्स्ट उन्होंने पंजाब के अंदर अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था। बट द प्रेजेंस ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक टू द कंपनी। आफ्टर हिज डेथ महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई थी 1839 के अंदर, और उसके बाद जो है वो सिख किंगडम के अंदर भी उन्होंने अपने आप को ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अल्टीमेटली 1849 तक वो जो है हमारे पंजाब के अंदर भी अपना आप को एक्सपेंड कर चुके थे। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है फाइनल वेव ऑफ द एनेक्शिएशन ऑफ द अपर, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ये लेकर के आए थे। हु वाज द गवर्नर जनरल 1848 से 1856 तक ही डिराइव्ड, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता था। इसके अंदर डिक्लेयर किया गया था कि ऐसा कोई भी इंडियन रूलर जिसके आगे कोई भी उनकी कोई वॉइस नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है, तो उनकी जितनी भी उनकी लैंड होगी, जितना भी उनका साम्राज्य होगा, वो सारा का सारा लैप्स कर लिया जाएगा। मीन्स वो सारा का सारा जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्टेड सिंपली द अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने किसके अंदर उन्होंने किया था? सतारा 1848 के अंदर सबसे पहले सतारा जो था वो इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी के कारण अंग्रेज़ों के पास चला गया था। आफ्टर दैट संभालपुर 1850 के अंदर, उदयपुर 1852 एंड नागपुर 1853 एंड झांसी 1854 के अंदर। फाइनली 1856 द कंपनी ऑल्सो लुक ओवर द अवध, और ब्रिटिशर्स हैड द एडेड आर्ग्यूमेंट्स। दे सेड दैट दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, उन्होंने बोला कि उनकी ड्यूटी है, और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग करने लगे थे। विच नवाब वाज डिपोज द पीपल ऑफ द अवध ज्वाइन ग्रेट रिवोल्ट, बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया था 1857 के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी का। ये मैप देखिए स्टूडेंट्स, ये मैप के अंदर जितना भी आपको ये येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है मैप के अंदर, ये सारा येलो पोर्शन था कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर अपने आप को एक्सपेंड किया था। फर्स्ट मैप में देखिए येलो पोर्शन कितना कम है, एंड सेकंड बी पार्ट के अंदर देखिए बी के अंदर धीरे धीरे ये येलो पोर्शन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इस तरीके से वो धीरे धीरे हमारे यहाँ पर एक्सपेंड होते गए। और सी के अंदर लास्ट वाले मैप में देखिए रेड पोर्शन कितना कम रह गया। इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो कितनी ही जल्दी अपना छोटे से बिज़नेस को यहाँ लेकर आए थे हमसे बिज़नेस करने के लिए, और यहाँ पर आकर उन्होंने कितना पूरे के पूरे इंडिया के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे गवर्नर जनरल थे, वॉज वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी पावर। कंपनी पावर के अंदर उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। बाय हिज टाइम
कंपनी हैड एक्वायर्ड, कंपनी ने उनके टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा पावर गेन कर लिया था, ओनली हिज बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे मद्रास तक उनकी पावर एक्सपेंड हो गई थी उनके अंडर। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड, ब्रिटिश जो थे वो पूरी तरीके से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो थी पूरी तरीके से डिवाइड कर दी गई थी। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, 3 प्रेसिडेंट उनके मेन प्रेसिडेंसी एरिया बनाए गए थे, बंगाल मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वाज रूल बाय अ गवर्नर, और सभी एक हर जगह पर एक उनका गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था। द सुप्रीम हेड होता था वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, इंट्रोड्यूस द सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए थे। 1772 के अंदर अ न्यू सिस्टम ऑफ द जस्टिस एस्टेब्लिश किया गया था। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज 2 कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कोर्ट्स बनाई जाएंगी, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। और जो कोर्ट्स होंगी उनके अंदर मौलवीज और हिंदू पंडित जो हैं उनको इन्वॉल्व किया गया था। इंडियन लॉ, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर अ काजी, और जो क्रिमिनल कोर्ट होंगी वहाँ पर काजी होंगे, मुफ्तीज़ होंगे, बट अंडर द सुपरविज़न ऑफ द कलेक्टर, लेकिन मेनली सुपरविज़न किसका होगा, कलेक्टर्स का होगा। मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, जो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो इंडियन पंडित से ब्राह्मण थे वो सब अपने अपने अलग अलग जो धर्मशास्त्रों को लेकर अलग अलग तरीके से अपने आप को इंटरप्रेट कर रहे थे। टू ब्रिंग आउट द यूनिफॉर्मिटी, उनको एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक 11 पंडित जो हैं वो कलेक्ट कर लिए और उनसे बोला कि आप सभी मिल करके हमें हिंदू लॉस के बारे में बताइए, और उसको उन्होंने अपने एक इंग्लिश बुक के अंदर राइट कर लिया था, और ये किया था NB हेल्थहेड ने, जिन्होंने ट्रांसलेट किया था ये। बाय 1778 अ कोड ऑफ द मुस्लिम लॉ वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड एंड द बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन जजेस, और इस तरीके से एक मुस्लिम लॉ को भी यूरोपियन जजेस के पैनल के अंदर सबने राइट कर लिया था। अंडर द रेगुलेशन एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया था। वाइल ए कोर्ट अपील सदर निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एज अ कलकत्ता। इस तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ पर सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स बनाई गई थी। नेक्स्ट इज कंपनी आर्मी। इंडियन रूल इन इंडियन ब्रॉड एंड सम न्यू आइडियाज़, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो कुछ नए नए आइडियाज़ लेकर आए थे, रिफॉर्म बट इट्स पावर रिसेटेड ऑन द मिलिट्री स्ट्रेंथ, और उससे उनकी क्या थी, मिलिट्री जो पावर उनकी आर्मी की पावर थी मिलिट्री की, वो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी। मुगल आर्मी वॉज द मेनली कंपोज कैवलरी सवार्स, जो मुगल आर्मीज थी वो क्या कर रहे थे, मेनली जो कैवलरीज थे जो सवार होते घोड़े पर, जो घोड़े के ऊपर सवार होकर जो सोल्जर्स फाइट करते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और जो पैदल सोल्जर्स होते थे, पैदल सोल्जर्स दे वर गिवन ट्रेनिंग आर्चरी, उनको आर्चरी वगैरह की इनकी ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। एंड द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड, और वो तलवारें यूज़ किया करते थे। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी, जो कैवलरी होते थे वो पूरी की पूरी आर्मी के हेड होते थे, वही डोमिनेट किया करते थे। द रूरल एरिया हैड अ लार्ज नंबर ऑफ द आर्म, जो रूरल एरिया था वहाँ पर बहुत सारे पीजेंट्स होते थे। एंड द लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद द पैदल सोल्जर्स, तो वो बहुत ज़्यादा पैदल सोल्जर्स को वहाँ पर भेजा करते थे, सप्लाई किया करते थे। चेंज अकर्ड, और धीरे धीरे 18th सेंचुरी के अंदर चेंज आया। मुगल सक्सेसर जो थे स्टेट लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेन देम एज द सेम मेथड वन। अब उन्होंने क्या किया, जो पैदल या सोल्जर्स होते थे उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड, और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेम मेथड थे। इट बिगेन रिक्वायरमेंट फॉर द ऑन आर्मी, और उन्होंने अपनी आर्मी इस तरीके से बनानी स्टार्ट कर दी। विच केम टू द नॉन एज द सिपाही, और उनको उस टाइम पर सिपाही बोला जाता था जो आर्मी के अंदर सोल्जर्स होते थे। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजीज़ के चेंज होने के कारण 1820 के अंदर जो कैवलरीज थे उनकी रिक्वायरमेंट जो कंपनी आर्मी ने डिक्लाइन कर दिया था। और दिस इज़ द बिकॉज जो ब्रिटिश आर्मी थे फाइट एंड इन द बर्मा, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट के अंदर उन्होंने जो फाइट्स की थी, सोल्जर्स वर आर्म्ड विद, जो सोल्जर्स थे उन्होंने मस्केट्स और मैचलॉक्स, मस्केट्स और मैचलॉक्स होते हैं जो बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, उनके साथ उन्होंने उस टाइम पर फाइट की थी। और ये कौन यूज़ करते थे, जो पैदल सोल्जर्स होते थे उनके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें दी जाती थी, मस्केट्स में अ हैवी गन, ठीक है, और इनके साथ उन्होंने फाइट किया था गोला बारूद के साथ। इस तरीके से जो पैदल सोल्जर्स थे उनकी डिमांड ज़्यादा होने लग गई। इन द अर्ली 18th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन अ डेवलप यूनिफॉर्मिटी मिलिट्री कल्चर
Soldiers were increasingly subjected to European style training. सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। जो सोल्जर्स थे उनको यूरोपियन स्टाइल के अंदर ट्रेनिंग दी जाने लगी। डे लैंड डिसिप्लिन उनके अंदर, उनके लाइफस्टाइल के अंदर उनको दिया जाने लगा। मोर देन बिफोर ऑफन इज क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ द प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब जब इनको प्रोफेशनली सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाने लगी तो उनका जो कास्ट है या कम्युनिटीज़ के हैं, इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाने लगा। कुड इंडिविजुअल्स सो ईजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजन फीलिंग्स, और लोग ईजीली अपने अपने कास्ट रिलीजन की फीलिंग्स को इग्नोर करने लगे थे। और इस तरीके से वट डिड द सिपाही फील, अब सिपाही क्या फील करते थे, हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ के अंदर आइडेंटिटी के अंदर जो चेंजेस आ गए थे, दैट इज़ देयर सेंस ऑफ हु दे आर। उनको लगने लगा था कि हाँ वे भी कुछ हैं। दे रिवोल्ट इन 1857 गिव एज ए ग्लिम्स टू द वर्ड ऑफ द सिपाही। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर 5 के अंदर रीडिंग करेंगे। सो दिस इज़ योर चैप्टर 2। आई होप यू एन्जॉय योर चैप्टर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट अस विद एनी टाइम. Okay students, have a nice day. Stay safe, stay home. Thank you.